अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल एक बहुत ही वाइडली यूज्ड टूल है जो कि बहुत सारी कैलकुलेशंस, डाटा स्टोरेज, डाटा एंट्री, डाटा मूवमेंट और साइट्स डाटा बहुत सारी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसकी कुछ हल्की-फुल्की चीज़ों के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करती हैं और क्या कुछ इसमें होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो मेरे पास जो है वो एक्सेल 2019 है। अगर आपके पास कोई और भी हो तो मोर और लेस चीज़ें कुछ इसी तरह की आपको नज़र आएँगी। तो नहीं तो कुछ चीज़ें कमी बेशी होगी लेकिन वो कहीं न कहीं से अचीव आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैब्स क्या होती हैं। टैब्स होती हैं जो यहाँ पे ऊपर आ रही हैं, जैसे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डाटा एक्सेट्रा, ये होती हैं। हर टैब के अंदर एक रिबन होता है। और वो रिबन आपको अलाउ करता है कि आप उस टैब की डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस करें और डिफरेंट फंक्शंस को आप उसमें यूज़ कर लें। इस तरह की मिसाल के तौर पे ये होम का टैब है, तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट और इसके रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी। ये फ़ॉन्ट का टैब है, यहाँ पे फ़ॉन्ट की रिबन है, सॉरी। इसके अंदर आप जो है फ़ॉन्ट के हवाले से फ़ॉन्ट को छोटा-बड़ा कौन-सा फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका कलर आप क्या करना चाहते हैं, आप सब यहाँ कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर आप उसकी अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। नंबर फॉर्मेट्स यानी कि आप उसका क्या नंबर है, क्या फॉर्मेट है, वो टेक्स्ट है, नंबर है, टाइम है, डेट है, क्या है, आप वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल्स के अगर कोई फॉर्मेटिंग आप उसके साथ करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, कि अगर कोई कैटेगरी है तो फिर इसको ऐसे करो, तो वो हम देख सकते हैं इसमें सेल्स के हवाले से, रेटिंग के हवाले से। इसी तरह अगर हम बाकी टैब्स देखें तो इंसर्ट की टैब अगर हम देखें तो इंसर्ट की टैब में हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट आइटम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट हमारा बेसिकली जो पेज पूरा सेटअप होता है, उसकी प्रिंटिंग, उसका स्केल, उसके हवाले से यहाँ पे सब कुछ होता है। फॉर्मूलाज की टैब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, जिसके अंदर के हम देखते हैं कि हम क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, डाटा को हम किस तरीके से देखना चाहते हैं, किस तरीके से उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, क्या फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि किसी सेल में कोई रेलिवेंट ही टाइप का डाटा एंटर हो और ना हो, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं होम टैब से। तो होम टैब के अंदर आज हम देखेंगे अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट और स्टाइल्स के हवाले से। तो अलाइनमेंट में हम क्या देखेंगे, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक डाटा है, एक टेबल है, जहाँ पे कुछ होटल का नेम और उनके ईमेल एड्रेस आ रहे हैं। अब बज़ाहिर तो ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा अरेंज हो जाए। हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये दोनों सेल्स 2 ना रहें, 1 हो जाएँ, यहाँ आपस में मर्ज हो जाएँ। तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी इसके लिए एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, अलाइनमेंट में अगर आप देखें, तो ये मर्ज इन सेंटर है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करें और मर्ज सेल्स पे क्लिक करें, तो अब इसने इसको 2 के बजाय 1 सेल बना दिया। दैट्स वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है। यही काम हम करना चाहते हैं इनके साथ, क्या है, आप तो सब भी यही कुछ करते हैं, मर्ज सेल्स। अब हम चाहते हैं कि जो हमने किया, ये सारा कुछ हम बाकी सारे सेल्स के लिए भी करें, लेकिन अगर हम इसको एक एक या बारी बारी करके करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप इसको सेलेक्ट करें। फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक करेंगे जब आप फॉर्मेट प्रिंटर पे, तो ये डॉटेड लाइन इसका आउटलाइन कर देगा, विच मीन्स कि इसने इसकी फॉर्मेटिंग को पिक कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसी तरह की फॉर्मेटिंग ये इन तमाम तर सेल्स के ऊपर डाल दें। तो अगर आप देखें, इसने ये तमाम तर फॉर्मेटिंग इसके ऊपर डाल दी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने इसको अरेंज कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमने सेल्स मर्ज किए, वो डाटा उस सेल के सेंटर में आ जाए किसी तरीके से। बाज़ औक़ात हम ये यूज़ करते हैं किसी टेबल की हेडिंग के ऊपर या किसी पेज के टाइटल के ऊपर यूज़ करते हैं, तो हम चाहते ये हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से अरेंज हो जाए और जो भी सेल्स हैं उनके सेंटर में आ जाए। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये 2 सेल्स हैं, तो सिंपल आपने ये करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास मर्ज एंड सेंटर नहीं आ रहा, तो आप ड्रॉप डाउन करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो वो उसको मर्ज करने के साथ-साथ उसको सेंटर भी कर देगा। यही काम हम इसके साथ करते हैं और दोबारा वही काम हम फॉर्मेट प्रिंटर उठा के जितने तमाम तर को सिलेक्ट करेंगे,
तो वो उन सब के साथ वही फॉर्मेटिंग कर देगा जो हमने यहाँ से उठाई थी। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसने देखिए हमारे इस टेबल को कितना अच्छा सेट कर दिया। तो ये मर्जन सेंटर की हमारी फॉर्मेटिंग थी। हम ये भी देखना चाहते हैं कि आया हमारे इस टेबल में कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, और एक्सेल उन वैल्यूज को हाईलाइट कर दे। सो क्विकली उसको देखते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस सारे वैल्यू को जिनके अंदर हम ढूंढना चाहते हैं, और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। होम टैब के अंदर स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज आपसे पूछता है। हम इसके लिए हाईलाइट सेल रूल्स पे चलते हैं कि आप हमारे बताए गए रूल को फॉलो करें, और अगर उसका कोई रिजल्ट निकले तो आप उन सेल्स को हाईलाइट कर दें। अब हमारा बताया हुआ रूल क्या है? क्या कोई वैल्यू ग्रेटर देन है, लेस देन है, किसी वैल्यू के बीच में है, कोई इक्वल टू है, कोई टेक्स्ट है जिसके अंदर हो, कोई डेट है, या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है? तो हमारे केस में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो एक्सेल उनको हाईलाइट कर दे। हम क्लिक करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे, और अगर आप देखिए एक्सेल ने एक ऑटो पहले से यहाँ पे हाईलाइट जो है वो देना शुरू कर दिया, और एक्सेल आपसे कंफर्म भी कर रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन डुप्लीकेट। ओके, हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया था, और उनको किस तरह फॉर्मेट करूँ? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड का टेक्स्ट जो कलर है वो रेड होगा, और टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ड्रॉप डाउन में से और कोई फिल्टरिंग चूज कर सकते हैं, या अगर चाहें तो कस्टम में भी जा सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास जो ये हाईलाइटेड हैं ये वो हैं जिनकी एक से ज़्यादा डुप्लीकेट्स इसमें मौजूद है। अब बिल फर्ज हम कहते हैं कि हमें इजाफी नहीं चाहिए, हम इनको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं। आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल माइनस। तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं एंटायर रो डिलीट करना चाहता हूँ। स्टिल ये रेड है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई डुप्लीकेट और भी है। तो अगर हम देखें ब्लू फिश ब्लू फिश ब्लू फिश, तो मैं इनको भी उड़ाना चाहता हूँ। अब अगर आप देखें ये ब्लू फिश हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब है कि इसका कोई डुप्लीकेट अब इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। यही काम अगर मैं फार्म हाउस के साथ करूं, तो फार्म हाउस जो है हमारे पास यहाँ है, मैं एक ओरिजिनल अपने पास रखूंगा और बाकी उड़ा दूंगा। और ये भी हमारे पास आ रहा है, इसको भी हम जो है वो डिलीट करते हैं। ये अब इस टेबल में हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो डुप्लीकेट हो। तो अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। आप इस तरह की फॉर्मेटिंग को अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप उस डाटे में कोई एंट्री करें, उसमें कुछ ऐड करें, एक्सेल आपको बड़े आराम से बता देगा अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो। हमने अलाइनमेंट और स्टाइल को तो देखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये मर्ज एंड सेंटर तो हमने ऊपर भी किया था, और अब हम रैप टेक्स्ट को देखना चाहते हैं। रैप टेक्स्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस टेबल में, ये हमारा टेबल है जिसमें कोई डाटा हम पुट करना चाहते हैं, और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सेल में तो ये ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आखिर में कट रहा है जो कि किसी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फाज पूरे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे, और यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ है। अब बाजू का तो हमारे साथ ये होता है कि हम जब एक्सेल के ऊपर अपनी शीट पे काम कर रहे होते हैं तो हम इसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सर्टेन रीजंस की वजह से, क्योंकि बाजुकात हमारे पेज की सेटिंग सेट हुई हुई होती है। बाजुकात जो है हमारे ऊपर या नीचे इस तरह का डाटा होता है जिसको हम मजीद स्ट्रेच या एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हमारे पास एक्सेल बड़ा अच्छा टूल देता है आपको। आप इन सबको सेलेक्ट करें जिस चीज़ के बारे में आप करना चाहते हैं। आप होम टैब में अलाइनमेंट में जाएं और आप क्लिक करें रैप टेक्स्ट पर। और रैप टेक्स्ट क्या करता है? इस तमाम तर टेक्स्ट को उस सेल के अंदर ही रैप कर देगा, और ऑटोमेटिक एडजस्टिंग कर देगा उस सेल की, उसके अंदर जो वैल्यू है उसके हिसाब से। तो अगर आप देखें हमारे सेल थोड़ा सा डाउनवर्ड स्ट्रेच हो गया है, जिसके लिए कोई इतना मसला नहीं है, और उतनी ही विड्थ के अंदर उसने हमारे उस सारे डाटे को जो है वो फिक्स कर दिया। और इसके लिए जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हम चाहते हैं कि मर्ज सेंटर करें टॉप के ऊपर, तो हमारा सारा रिकॉर्ड जो है, हमारा टेबल जो है वो एक अच्छे रिकॉर्ड में हमें इस तरह से नजर आएगा। और अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से कि फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे हाउ कैन वी फॉर्मेट सेल्स। अगर हमारे पास लेट से कोई ऐसी अमाउंट है जो कि
करेंसी है और हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ डॉलर्स आ रहे हैं, लेट से हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज ऐसे ही रहें लेकिन ये डॉलर्स की बजाय यहाँ पे रुपीज आ जाए, तो हम इनको सेट करेंगे। होम टैब में नंबर्स पे जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम क्लिक करेंगे। बज़ाहिर यहाँ पे हमें करेंसी नहीं नज़र आ रहा, अगर नज़र आ रहा हो तो आप क्लिक कर सकते हैं, ये करेंसी आ रहा है यहाँ पे। अगर लेकिन इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही। अगर आप मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएं और करेंसी पे क्लिक करें, तो करेंसी पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन करें तो ये आपको एक नंबर ऑफ डिफरेंट करेंसीज जो है वो प्रोवाइड करता है कि कौन सी करेंसी का टैग आप इसके साथ लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी कि हम इसके साथ रुपीज़ लगाएं, तो रुपीज़ हम यहाँ से सर्च कर लेंगे, उसको ओके कर देंगे। तो अब अगर आप देखें तो हर एक फिगर के साथ हमारा जो है वो रुपीज़ लग गया। अगर आप किसी सेल की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू अगर आप टॉप में देखिए तो वैल्यू इसके अंदर सिर्फ 194.34 है, ये राउंड ऑफ हुई भी है लेकिन साथ में रुपीज़ का साइन आ रहा है। अगर हम टाइम को फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेल में देखें, अगर आप एक्सेल में कोई भी टाइम मेंशन करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप, क्योंकि जब तक एक्सेल जनरल में रहता है, अपने आप में रहता है, तो वो आपके नंबर, आपके टेक्स्ट, आपके टाइम को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है कि उसको समझ आ जाती है कि आपने टाइम मेंशन किया। लेकिन लेट्स सपोज आप कहते हैं कि नहीं, मुझे फॉर्मेट करना है अपने टाइम को, तो हम इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अगेन हम ये यहाँ आ जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे हम टाइम पे क्लिक करेंगे। अब टाइम किस तरीके से आप देखना चाहते हैं उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। पहले तो लोकेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन आप सेट कर सकते हैं, और डिफरेंट लोकेशन सेट करने के बाद आप उस लोकेशन के हिसाब से अगर वो टाइम आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्मेट में टाइम को देखूँ, तो मैं ओके कर दूंगा। अब जब भी मैं इसमें कोई टाइम पुट करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा टाइम, उसको समझ आ जाएगी कि मैंने उसको, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने तो सिर्फ 130 लिखा था, इसने 130 एंड ऑल दैट, विच मीन्स कि इसने इसको एज अ टाइम लिया है, लेकिन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, ये कैसे चलेगा। तो ये टाइमिंग की फॉर्मेटिंग है। और अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़, अगर हम देखें हमारे पास था यहाँ पे अब फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या फॉर्मूले हम इसमें कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम कुछ दो सेल्स को की वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेट्स सपोज हम इसको डिलीट करते हैं। अब कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो मैं कहता हूँ इक्वल, ओके। नाउ अगर मैं राइट, मुझे अगर फॉर्मूलाज का पता है तो ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हम इंडिविजुअली ऐड करना चाहते हैं तो हम इक्वल के साइन के बाद एक सेल पे क्लिक करें, देन हम प्लस का साइन डालें, देन सेकंड सेल, देन थर्ड सेल एंड सो ऑन सो ऑन। ये उस केस में फ़ायदेमंद है जिस केस जबकि आपके पास सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर सेल्स पड़े हैं और आप डिफरेंट सेल्स को ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास सेल, जिस तरह के हमारे पास इस एग्जांपल में 3 सेल्स कंसेक्टिव हैं एक दूसरे के बाद है, हम उनको ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है इज इक्वल टू सम, और आप इसको सेलेक्ट करें टैब से या क्लिक करके। अब आप उसको रेंज दे देंगे सारी की सारी, ब्रैकेट क्लोज, आप एंटर करें तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे देगा। एक तीसरा तरीका भी है हमारे पास। तीसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे रखते हैं और ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई कंसेक्टिव चीज़ें हैं जिनको आप सम करना चाहते हैं। अगर बीच में कोई गैप होगा तो एक्सेल उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, और या अगर कोई टेबल होगा तो फिर एक्सेल उसको सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली एक्सेल सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। और करने के बाद अगर आप एंटर दबाएं तो एक्सेल आपको उसका आंसर दे देगा। तो ये तो वैल्यू एड्स हो गई और ऑटोसम भी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई सेल्स को लिंक करना हो, सेल से लिंक करने से क्या मुराद है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ है, ऑफिस बिल्डिंग के आगे कुछ वैल्यू है,
मशीनरी के आगे कुछ वैल्यू है, मोटर व्हीकल से आगे कुछ वैल्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये फिगर यहाँ पे पंच हुई भी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये फिगर यहाँ पर लिखी गई है, या तो कहीं से कॉपी पेस्ट की गई है डायरेक्टली, या तो कहीं पे किसी ने यहाँ पे लिखी है। अगर आप इधर भी देखें तो मेरे पास मशीनरी में वही वैल्यू है, कुछ चेंजिंग है यहाँ पे। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में वो वैल्यू है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू यहाँ आ रही है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में इस वैल्यू को यहाँ से चेंज करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिंकिंग कहते हैं। लिंकिंग का क्या मकसद है कि मैं इस सेल पे क्लिक करूँ, मैं इज इक्वल टू इस पर डालूँ, अगेन ये फॉर्मूला है, और क्योंकि ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग की अगर ये वैल्यू है तो ये ऑटोमेटिकली उस सेल का रेफरेंस ले लेगा कि इज इक्वल टू दिस सेल। जो सेल है इस सेल को सेलेक्ट कर लें, आप एंटर करें तो ये उसकी वैल्यू उठाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें ये सेल सेलेक्टेड है और यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको वैल्यू नहीं बता रहा, आपको उस सेल का रेफरेंस बता रहा है, जिसका मतलब है कि अगर उस सेल में कुछ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। यही काम लेट से हम मशीनरी के साथ करते हैं। मशीनरी हमारी ये है, हमने किया, अब ऑटोमेटिकली आप देखिए हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है। यही काम हमने मोटर व्हीकल्स के साथ किया और उसने ये किया। अब अगर आप ये देखें कि इसने ऑटोमेटिकली इन सेल्स को अपने साथ लिंक किया हुआ है कि अगर फ्यूचर में आप इन वैल्यूज को चेंज करते हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हम एक ट्राई करते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास थी 4,23,450, तो हम इसको कर लेते हैं 3,00,000। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। ये काम हम मशीनरी के साथ करते हैं। मशीनरी हमने 4,00,000 कर दी, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4,00,000, और जैसे जैसे हम वहाँ पे अपडेट करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके इस टोटल कॉलम को जो है एडजस्ट करती जाएगी। ये हो गया लिंकिंग के हवाले से। ये लिंकिंग आप किसी एक्सटर्नल मतलब दूसरे पेज से भी कर सकते हैं। ये तो एक ही पेज के ऊपर है। अगर आपकी किसी और शीट के ऊपर किसी पेज के ऊपर कुछ पड़ा हुआ आप वहाँ से लिंक करना चाहें तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। कुछ फंक्शंस हैं एक्सेल में जिनका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, या जिनको जो काम में आने में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट का नेम है और उनका आइटम नंबर आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जो आइटम नंबर इसके स्टार्ट में लिखा हुआ आ रहा है ये ख़त्म हो जाए, या हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस वैल्यू के बीच में से कुछ वैल्यू हमें नज़र आ जाए, बकाया जो है वो ख़त्म हो जाए। अब अगर आप मैनुअली करने बैठेंगे तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। आसान तरीका इसका क्या है कि हम कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं। उन फंक्शंस को यूज़ करने से हम ये काम बड़े आसानी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन फंक्शंस को बारी बारी देख लेते हैं कि क्या है वो फंक्शंस। एक फंक्शन है लेफ्ट, इज इक्वल टू से आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट का मतलब ये है कि आप मुझे जो भी मैं आपको सेल की वैल्यू दूं उसके लेफ्ट में से कुछ कैरेक्टर्स आप मुझे दे दें। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो मुझसे पूछता है कि कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, कॉमा। अब वो पूछ रहा है कि आपको कितने कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड इस टेक्स्ट में से चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे ITEM हैशटैग ये चाहिए, तो ये बना 4 और 5 कैरेक्टर्स बने। तो मैंने इन 5 कैरेक्टर्स को किया एंटर, तो इसने मुझे आप देखें सिर्फ इसमें से आइटम दिया। यही काम लेट सपोज हमारे पास एक राइट फंक्शन भी है, हम राइट फंक्शन यूज करते हैं। तो हमसे अगेन टेक्स्ट पूछता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए। लेट सपोज मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मुझे 4 वर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड चाहिए। इसने मुझे दे दिए, गुड। अब एक चीज और इसमें देखते हैं, ये तो लेफ्ट और राइट हो गया। अगर हमें मिड में से कोई कंटेंट चाहिए तो हम इसको बताते हैं कि इज इक्वल टू मिड। ये कहता है जी ठीक है, सॉरी, ये कहता है जी ओके, दैट्स ग्रेट। राइट, आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए, आप ये टेक्स्ट बता दें। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग नंबर कैरेक्टर कौन सा है, यानी कि आपको अगर मिड में से चाहिए तो कौन से नंबर से मैं स्टार्ट करूँ। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ये RTI जो है और वो चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ITEM हैशटैग ये 5 हो गए, स्पेस 6 हो गए, मुझे 7th कैरेक्टर से स्टार्ट चाहिए। ठीक है, और वो पूछ रहा है कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, आप कॉमा डालेंगे, यानी कि आपको इस 7th कैरेक्टर के बाद से मैं कहता हूँ कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स मुझे चाहिए।
ये बीच वाले मुझे एंड पे ये नहीं चाहिए। तो अगर आप देखिए उसने स्टार्टिंग फ्रॉम 7th कैरेक्टर और उस 7th कैरेक्टर के बाद से 7 कैरेक्टर्स जो हैं उसने मुझे दे दिए। एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास है, हम लेंथ मालूम करना चाहते हैं किसी भी सेल के कंटेंट की, केस में कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, कॉमास, डैशेस, एवरीथिंग, तो हम इसको इक्वल LEN करेंगे, दैट्स अ लेंथ। आप इसको टेक्स्ट बताएं कौन सा है, आप एंटर करें, ये बता देगा कि यहाँ पे लेट्स सपोज 21 कैरेक्टर्स जो है वो इसमें है। अब कमिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि इसके स्टार्ट में से ये ITEM हट जाए और बाकी सारा हमें मिल जाए। तो देयर इज अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है कि हर आइटम नंबर जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल आइटम नंबर को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसे कैसे बताएंगे, तो उसका एक तरीका है, इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज करके करते हैं। सबसे पहले उसे हम कहते हैं इज इक्वल टू मिड, आप मुझे मिड में से दे दो। वो पूछता है कौन सा टेक्स्ट, हम कहते हैं जी दिस वन इज द टेक्स्ट। और अब वो पूछता है कि स्टार्टिंग नंबर कैरेक्टर क्या है, तो हमारे केस में हमें स्टार्टिंग नंबर कैरेक्टर पता है, एंडिंग कैरेक्टर नंबर हमें नहीं मालूम। स्टार्टिंग नंबर कैरेक्टर इज ITEM हैशटैग स्पेस, तो ये बना हमारा 7th कैरेक्टर, हमें 7th कैरेक्टर चाहिए। 7th, अब वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और काम ऐड करेंगे, हम इसे कहेंगे LEN लेंथ। आप मुझे इसकी लेंथ बता दो, इस पूरे की लेंथ बता दो, ठीक है। और वट एवर द लेंथ कम्स, जो भी लेंथ आपके पास आए उस लेंथ में से आप 6 कैरेक्टर्स माइनस कर दो। अब नाउ व्हाई 6, बिकॉज मैंने 7th कैरेक्टर से स्टार्ट किया था, तो मुझे पहले के 6 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब वट एवर इसकी जो भी लेंथ होगी उस लेंथ में से अगर मैं पहले 6 कैरेक्टर्स माइनस कर दूं तो बाकी लेंथ रह जाएगी इसकी। तो अब मैंने एक्सेल को क्या बताया है, इनडायरेक्टली मैंने एक्सेल को ये कहा है, ये देखिए इसने हमें रिजल्ट भी दे दिया, फॉर्मूला एक मतलब मैंने एक्सेल को कहा है कि आप इस टेक्स्ट में से, यानी इस सेल में से आप मुझे टेक्स्ट दे दें, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, आप 7th कैरेक्टर से स्टार्ट करें, ओके। 7th कैरेक्टर कौन सा है, ये R, दैट से आप स्टार्ट करें, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मालूम करने के लिए मैंने उसको कहा कि आप इस पूरे की लेंथ लें और इस पूरे की लेंथ में से पहले 6 माइनस कर दें, तो पीछे कितने रह गए, वट एवर द रिमेनिंग भी होगा, हमारे पास वेरिएबल है। तो अब जब हम ये करेंगे इसको, तो अगर आप ये देखें इसने हमें प्रॉपर जो है वो हमारा आंसर दिया है। आप और इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं डाउनवर्ड्स, तो आप देखें जितने आपके पास वेरिएबल्स थे, जितने नंबर्स आपके पास थे, उन सब का रिजल्ट उसने आपको एग्जैक्टली दे दिया है। ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐड करने के लिए, कुछ लेस करने के लिए। एक और एग्जांपल को हम वॉच आउट करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट URLs हैं, तो URLs के साथ हम क्या करना चाह रहे हैं कि इन URLs के साथ मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है कि एंड पे मुझे हर के एंड पे एक इमेज साइज दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज की जो साइज इसने मुझे दी है ये 165 क्रॉस 165, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 500 क्रॉस 500.jpg चाहिए। तो ये मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मुझे इनकी स्टार्टिंग एरिया नहीं मालूम कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमारी पिछले एग्जाम्पल में अगर हमें पता था कि हमारा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है पहले 7 कैरेक्टर्स से हमें स्टार्ट चाहिए, 6 कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, बट यहाँ हर एक की लेंथ डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बड़ा ही जो है वो एक आसान सा जो है वो काम कर सकते हैं। वो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कहते हैं कि आप ऐसे कीजिए इज इक्वल टू, आप हमें लेफ्ट से कैरेक्टर्स दीजिए, ठीक है। हम कुछ वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है इस टेक्स्ट के। अब वो पूछ रहा है कि आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो अब मुझे तो मालूम नहीं कि मुझे लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। इसके लिए हम इसे ये कहते हैं कि आप इस पूरे सेल की लेंथ मालूम कर लीजिए, ठीक है। जब हमने इस पूरे सेल की लेंथ मालूम कर ली, हम इसे कहते हैं हम इसकी लेंथ मालूम कर लें, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितने कैरेक्टर्स माइनस कर दीजिए, ये जो हमारे पास 165 क्रॉस 165.jpg है, ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कैरेक्टर्स हैं। आप इन 11 कैरेक्टर्स को इसकी लेंथ में से माइनस करके मुझे दे दीजिए। तो ये इनडायरेक्टली क्या बना कि आप इस सेल के लेफ्ट से शुरू कीजिए फ्रॉम हेयर,
और आप मुझे कितने कैरेक्टर्स दीजिए इस पूरे की लेंथ में से -11, तो यहाँ तक के कैरेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको हम देखें तो अब ये देखिए हमारे पास ये AGSA डैश आ गया है, मजीद आगे नहीं है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट कि मैं चाहता हूँ कि इसके एंड पे ये 165 क्रॉस ना आए, 500 क्रॉस 500 आए। उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप इसको ओपन करें, सॉरी इसको ओपन करें, तो आपने जहाँ पे अपना ये फॉर्मूला इसको दिया है, इस फॉर्मूले के साथ आप टाइप कीजिए एंड इन्वर्टेड कॉमास ओपन 500 क्रॉस 500 डॉट JEG इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ना क्लोज करें। अब अगर आप देखेंगे, दैट्स राइट, मुझे ये चाहिए था, ये हो गया, मेरा डाटा चेंज हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ और जितने मेरे रिजल्ट्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये मेरे पास एंड पे आ रहा है कुछ यहाँ पे CCCD S08, ये S08 165 क्रॉस 165, ये देखिए CCD S08 S08। तो अब उसने उन सारे के सारे नंबर्स को या टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया है मेरे रिक्वायर्ड नंबर से। सो ये भी एक तरीका है, हम यूज़ कर सकते हैं लेंथ, राइट, लेफ्ट एंड मिड ऑफ द कैरेक्टर्स, कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं पेज लेआउट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट मेरे ख्याल से पेज लेआउट है। फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं, डिफाइन रेंज हम करते हैं, डिफाइन रेंज हम यूज़ करते हैं। डिफाइन रेंज को हम देखते हैं डाटा वैलिडेशन के साथ, और उससे पहले हम देख लेते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेज लेआउट की टैब अगर आपकी देखिए, मेरे पास एक शीट है और इस पे काफ़ी सारा मेरे पास जो डाटा है वो मेरे पास है यहाँ पे। अब पेज लेआउट की टैब पे अगर आप जाएंगे तो पेज लेआउट का टैब आपको बेसिकली बताता है कि आपके मार्जिन कितने हैं, आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं। अगर आप इस स्केल टू फिट में देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रिंटिंग के लिए, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये 100% अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर है, पेज के ऊपर ये इसी तरह आएगा। हमारे पास एक तरीका होता है, अगर हम इसको क्लिक करें यहाँ पे और चेक करें, ये कुछ ज़्यादा चला गया इधर, ओके, ये देखें तो अब ये हमें ब्रेक अब दिखा रहा है कि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा इतना हिस्सा एक पेज पे आएगा, यहाँ से पेज 2 हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा पेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, और ये कुछ हिस्सा पेज 4 में आ जाएगा, और ये बकाया जो हिस्से हैं साइड वाले ये नए पेजेस में जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि ये तो अलाइनमेंट हमारी बड़ी ख़राब है, हमें तो इस तरह का डाटा नहीं चाहिए, हमें तो अपने डाटा का कुछ प्रिंटिंग इस तरह की चाहिए कि ये एक एक पेज के ऊपर आए। इसके लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है, आप इसको उठा के ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। इसको ड्रैग करते हुए आपने बस एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जब आपने इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली 86% हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका ओरिजिनल साइज था पेज का, इसने उसको किसी हद तक थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसकी रीज़न क्या है कि एक पेज पर जितना डाटा आ सकता है, आपने उस डाटे को उससे ज़्यादा डिमांड की है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको श्रिंक कर दिया है। और अब अगर आप देखें, इसने ऑटोमेटिकली उसको श्रिंक करने के साथ साथ एक पेज यहाँ से और सेकंड पेज आपका यहाँ से आ रहा है, और पेज 1, अच्छा वो पेज आई थिंक सेकंड जो है वो वहाँ चला गया है, हम कहते हैं सेकंड को आप यहाँ पे लें। तो ये 2 पेजेस हमारे इस तरह हो गए, और ये हमारी फॉर्मेटिंग ठीक है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, कंट्रोल V करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमें प्रिंट में किस तरीके से नज़र आएगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जो कि हमारा लेआउट ठीक है। अगर हम इसको वापस एडजस्ट कर दें अपने 100 साइज के ऊपर, और अब अगर हम इसको प्रिंट रिव्यू में देखें तो आप देखें यहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें हमारी बाकी हैं, और ये इसने कुछ सेकंड पेज के बाद स्टॉप कर दिया, थर्ड ये है, फोर्थ पेज इस तरह आया, और ये फिफ्थ जो हमारे साइड थे अलाइनमेंट्स, उसने उनको ख़राब कर दिया। तो मेक श्योर करेंगे जब भी आप इसको स्ट्रेच आउट कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेच आउट ना करें, बिकॉज अगर ये समथिंग समवेयर बिटवीन 80 टू 90 या नियर 80% रहे तो किसी हद तक ठीक रहता है। अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज कम करेगा, जिसका मतलब है कि आपका फॉन्ट साइज प्रिंट के ऊपर मजीद छोटा हो जाएगा। Now let's look up at data and data validation. Okay,
नाउ अगर आप डाटा वैलिडेशन के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास एक डाटा की टैब है, इसके अंदर एक टूल आता है डाटा वैलिडेशन का। नाम डाटा वैलिडेशन क्या है? डाटा वैलिडेशन ये है कि आप एक्सेल को कहते हैं कि किसी भी रेलिवेंट सेल के अंदर, जो सेल मैं सेलेक्ट करूं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज के अलावा कुछ एंटर ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है मेरे पास और मैं इसको कहता हूँ, नॉर्मली जो है ये हमारा एनी वैल्यू पे सेलेक्ट होता है, यानी कि हमारा एक्सेल में कोई भी किसी भी सेल में हम वैल्यू जो हम डालते हैं तो वो किसी भी तरीके से डल सकती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको जो है एक डेट पे रखें, इसमें डेट के अलावा कुछ एंटर ना हो। और वो कह रहा है कि डेट जो है वो बिटवीन हो फ्रॉम वेयर, मैं कहता हूँ जी कि आप डेट जो है वो 1 Jan 2020 से लेके 31 Jan 2020 तक हो, इसके अलावा डेट ना हो। अब लेट से मैं इसमें डेट पुट करता हूँ 1 Jan 2020, ये एक्सेप्ट कर लेता है। मैं इसमें डालता हूँ 25 Jan 2020, ये एक्सेप्ट करता है। नाउ लेट्स ट्राई कि मैं फरवरी की कोई डेट डालता हूँ, लेट्स से मैं इसे 25 Feb 2020, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहेगा दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया था कि आप 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई डेट आप इसमें नहीं डाल सकते। ऑल दो डेट के अलावा भी अगर आप कुछ और डालें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको वैलिड कर दिया है डेट के लिए। आप डेट के अलावा कुछ और भी वैलिड कर सकते हैं, आप इसको होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, प्लेस, एनीथिंग, कस्टम, किसी भी तरीके से जो आप कहना चाहें आप उसको दे सकते हैं। हम एक ट्राई इसके लिए और देते हैं, हम इसको कहते हैं कि आप एक लिस्ट जो है वो इसके हम अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे टाइम स्टार्ट और टाइम एंड है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और ड्रॉप डाउन लिस्ट में टाइमिंग्स भी आ जाए। लेट्स से कि हम टाइमिंग इस तरह से रखना चाहते हैं कि हमारे पास टाइमिंग एवरी 15 मिनट्स ऑफ गैप के बाद आए। तो हम स्टार्ट कुछ यूँ करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं सेल को, और हम इसको पहले जो है वो फॉर्मेट कर लेते हैं कि हम टाइम दिखाना चाह रहे हैं विद दिस सेगमेंट। ठीक है, हम कहते हैं जनाब 6 AM। ओके, अब अगर आप यहाँ देखें ऑटोमेटिकली उसने जो फॉर्मेट कर दिया है आवर, डेट और मिनट के हिसाब से। मैं कहता हूँ कि 6:15 AM। नाउ मैंने 15 मिनट्स का इंटरवल इसमें डाल दिया। अगर आप एक्सेल में इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनको पकड़ के नीचे खींच के, सॉरी, इस कॉर्नर से जो बॉक्स बना है इसको पकड़ के नीचे खींच के ले जाएं, तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ यहाँ पे 15 मिनट का गैप इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लेट से मैं इसको ड्रॉप करके लेके जाता हूँ 6 PM तक। तो ये अगर आप देखें मेरी होल लिस्ट तैयार हो गई है हर 15 मिनट्स के गैप के बाद। अगर आप चाहें तो इनमें 1 आवर, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना गैप देना चाहें उतना गैप के साथ आप इसको दे सकते हैं। ना हम इससे क्विकली काम करते हैं और हम रेंजेस भी इसके अंदर डिफाइन करते हैं। रेंजेस हम डिफाइन इसलिए करते हैं एक्सेल के अंदर कि हम अपनी एक सेट रेंज को एक नाम दे देते हैं। हम इन सबको सेट करते हैं और जाते हैं फॉर्मूलाज में और हम इसे कहते हैं डिफाइन नेम। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमसे पूछेगा कि आप इसको कोई नेम दे दें। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज टाइम लिस्ट। ओके, मैंने इसको ओके कर दिया, ये मेरा डाटा उसको पूछ रहा है, मैंने इसको ओके कर दिया, दैट्स गुड। ये अब मेरी पूरी लिस्ट टाइम लिस्ट के नाम से एक्सेल के पास सेव हो गई है। अब वापस आते हैं इस डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में हमसे ये कहता है कि जो डाटा है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, टाइमिंग हो। तो हम जाते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, इसको हम कहते हैं जी लिस्ट, ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। उसका सोर्स क्या है? तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू जो आपने नाम दिया था टाइम लिस्ट, आप उसको बोलेंगे, आप ओके करेंगे। इनको हम डिलीट करते हैं, लेट्स ओके, वो हमें मना कर रहे हैं। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करें और ये देखें कि हमारे पास एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है उस टाइम की जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 6 AM से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी हमारी डेट फॉर्मेट है तो हम इनको जाके
टाइम फॉर्मेट दे देते हैं, टाइम विद दिस पर्टिकुलर, हमारी फॉर्मेटिंग सेट हो गई है और हमारा टाइम स्टार्ट आया और टाइम एंड आया। यही काम हम नेक्स्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें। तो इस तरीके से हम डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन की सूरत में आएगा। अगर हम यहाँ पे बजाय टाइप कर दें तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कह दें कि आप लेट सपोज कुछ भी हम इसमें लिखना चाहें, मास्टर समथिंग, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी रीजन कि उसको हमने वैलिड डाटा नहीं दिया हुआ। लास्ट चीज देखते हैं हमारा रिव्यू एंड प्रोडक्ट शीट। आप अपनी किसी भी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद पासवर्ड। अगर आप चाहें कि अगर कोई उसको ओपन कर रहा है तो वो उसको पासवर्ड के साथ ओपन करे। आप कॉन्फिडेंशियल डाटा है आपके पास, उसका बड़ा आसान तरीका है। आप रिव्यू टैब में जाएं और प्रोडक्ट शीट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो अगर तो आप सिंपल कोई पासवर्ड एंटर ना करें और ओके क्लिक कर दें तो ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी भी जगह पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको लिखने नहीं देगा। आपसे सिंपल ही कहेगा द सेल और चार्ट्स यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, तो मेक चेंजेस अनप्रोटेक्टेड द शीट, अनप्रोटेक्टेड द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। आपकी शीट प्रोटेक्टेड है, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको रिव्यू टैब में जाके इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये तरीका था बगैर पासवर्ड के। अगर आप पासवर्ड एंटर करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड एंटर करता हूँ तो ये मुझसे एक कंफर्मेशन मांगेगा दोबारा, क्योंकि आपने पासवर्ड एंटर किया है। तो पासवर्ड जिस तरीके से डाला उस तरीके से डालिए और पासवर्ड को याद रखिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप शीट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसने इसको कर लिया। अब अगर मैं कुछ भी एंटर करूंगा तो अगेन नोटिफिकेशन दे रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इवन किसी भी शीट के ऊपर अगर मैं कुछ करूंगा तो वो उसके ऊपर मुझे अलाउ करेगा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको सिर्फ ओनली उस शीट को प्रोटेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूंगा वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैं राइट पासवर्ड एंटर करके उस शीट को उसके साथ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थी, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं इसके अंदर। अगर कोई मजीद इसमें चीज़ आप जानना चाहते हो तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।